नमस्कार। तारीख 21 अक्टूबर, दिन सोमवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। लेबनान के बेरूत में इसराइल ने की अल कर्द अल हसन बैंक की शाखाओं पर भारी बमबारी। कहा कि ये हिजबुल्लाह को धन मुहैया करवाता है। כל מי שימצא סמוך לאתרים המשמשים למימון פעילות הטרור של חיזבאללה इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच महीने भर से जारी जंग को खत्म करने का रास्ता तलाशने के लिए बेरूत पहुंचे विशेष अमेरिकी दूत। I'm back here in Beirut today for discussions with the government of Lebanon, the Lebanese armed forces, other political leaders and frankly anyone else. लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच बनी सहमति का क्या होगा असर? क्या ब्रिक्स से है इसका कोई संबंध? ब्रिक्स को आगे बढ़ना है तो ब्रिक्स के जो एक मौलिक तौर पर जो देश हैं चाइना और भारत, इनके बीच में अगर समझौता नहीं होगा तो ब्रिक्स आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन इससे पहले देश दुनिया का हाल सुनिए मोहम्मद शाहिद से। भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों में लगातार बम की अफवाहों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री ने बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने पत्रकारों से कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय कानूनी कार्रवाई के बारे में सोच रहा है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा नियमों में संशोधन की योजना है जिसमें साजिशकर्ता को हमेशा के लिए नो फ्लाइंग लिस्ट में डालना और उस पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम लगाना शामिल है। पाकिस्तान की संसद ने संविधान में संशोधन कर वरिष्ठ जजों की नियुक्ति के लिए संसद को अधिक शक्तियां दे दी हैं। मुख्य न्यायाधीश का अब 3 साल का कार्यकाल होगा और नई संसदीय समिति उनके उत्तराधिकारी का चयन करेगी। अब तक मुख्य न्यायाधीश की जगह अगला सबसे वरिष्ठ जज ले लिया करता था। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट से एक दिन पहले संसद में संशोधन पर पूरी रात बहस चली। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस कानून पर मतदान को ऐतिहासिक बताया है। हालांकि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने इस संशोधन को मुक्त न्यायपालिका का गला घोंटने वाला बताया है। सदन के चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने 26वें संशोधन बिल पर मतदान कराया। The bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 to be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गजा में युद्ध विराम की चर्चाओं को दोबारा तेज करने के लिए आज मध्य पूर्व की यात्रा करने जा रहे हैं। 1 साल पहले शुरू हुई इसराइल हमास जंग के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री की ये 11वीं यात्रा है। अगस्त में ब्लिंकन ने अपने आखिरी दौरे के दौरान चेतावनी देते हुए कहा था कि अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध विराम की ये अंतिम कोशिश है। मोल्डोवा में हुए जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ में शामिल होने पर बहुत कम अंतर से लोगों ने मुहर लगाई है। जिस तरह का अनुमान लगाया गया था उतना ही मतदान हुआ था। मोल्डोवा के अधिकारियों ने रूस पर मतदान में दखल देने के आरोप लगाए हैं जिसको क्रेमलिन ने खारिज किया है। मोल्डोवा के केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रमुख एंजेलिका कैरामन ने किसिनाउ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआती परिणाम की घोषणा की। Conform datelor preliminare, la întrebarea supusă referendumului, एंजेलिका कैरामन कह रही हैं, शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक जनमत संग्रह में शामिल 50.16% लोगों ने हाँ पर मतदान किया है जबकि 49.84% लोगों ने ना के पक्ष में मतदान किया है। उत्तर कोरिया के सैनिकों को रूस भेजने की छानबीन को लेकर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने नेटो प्रमुख से बातचीत की है। यून सुक योल ने कहा कि उत्तर कोरिया के साथ मॉस्को के साथ बढ़ रहे सैन्य सहयोग के जवाब में दक्षिण कोरिया कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल को इस पर अधिक जानकारी देने के लिए नेटो के पास भेजा जाएगा। शुक्रवार को दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी ने कहा था कि उत्तर कोरिया के विशेष बलों के 1500 जवान रूस पहुंचे हैं। उनका सुझाव था कि ये सैनिक यूक्रेन में रूस की मदद करेंगे। वहीं मॉस्को कह चुका है कि उत्तर कोरिया के साथ उसका सैन्य सहयोग दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है।
प्रभावशाली तुर्की इस्लामी धर्मगुरु फतुल्लाह गुलेन का अमेरिका में निर्वासन में 83 साल की आयु में देहांत हो गया है। वो हिजमत नाम के वैश्विक आंदोलन के संस्थापक थे, जिसे वो सहिष्णु इस्लाम को बढ़ावा देने वाला आंदोलन बताते थे। गुलेन पर उनके पूर्व सहयोगी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन ने साल 2016 में एक नाकाम तख्ता पलट का आरोप लगाया था। हालांकि गुलेन ने इसमें शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन उनके समर्थकों के ऊपर अर्दोआन ने बड़ी कार्रवाई की थी। धर्मगुरु की मौत पर तुर्की के विदेश मंत्री ने उन पर एक अंधकारमय संगठन का नेतृत्व करने का आरोप लगाया है। तो बीबीसी हिंदी के न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर की शुरुआत आज लेबनान से। लेबनान की राजधानी बेरूत में धुएं के गुबार उठ रहे हैं। बीती रात इसराइल ने लेबनान के एक बैंक की शाखाओं और अन्य संस्थानों पर भारी हवाई हमले किए। इसराइल का कहना है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों को निशाना बनाया गया। बेरूत के दक्षिणी इलाके दही शहर में इसराइल ने 8 हवाई हमले किए। इसराइल ने जिन इमारतों को उड़ाया है या ध्वस्त किया है उसमें से एक बहुमंजिला ब्लॉक भी है और इसे ढहते हुए फिल्माया गया, जबकि 2 हमलों का निशाना बेरूत के हवाई अड्डे के बेहद करीब था। जी, इस्राएली विदेश मंत्री इस्राइल काट्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बेरूत में 15 इमारतों को निशाना बनाया गया है। हमलों के बाद बेरूत के आसमान में भीषण आग देखी गई है। इस्राइल के विदेश मंत्री ने लिखा कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इस्राइल पर अपने रॉकेट से किए गए हमलों के लिए भारी कीमत चुकाई है और आगे भी चुकाता रहेगा। हम ईरान के समर्थन वाले इस गुट पर तब तक हमले करते रहेंगे जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता। इसराइल ने लेबनान के दक्षिण और पूर्व में हिजबुल्लाह के गढ़ों पर भी इसी तरह के हमले किए हैं और ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत अमोस होचस्टिन की यात्रा से कुछ घंटे पहले हुए। अमेरिकी दूत बेरूत पहुंच चुके हैं और वो लेबनान के राजनेताओं के साथ इस संकट के संभावित कूटनीतिक समाधानों पर चर्चा करने वाले हैं। और हमलों से पहले इस्राएली सेना ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग अल-कर्द अल-हसन के दफ्तरों के नज़दीक हैं वो तुरंत वहां से चले जाएं। इस फर्म की 30 शाखाएं हैं, मोहन 30 शाखाएं। और इस्राएली सेना के प्रवक्ता हैं डेनियल हगारी, जिनका नाम हम सुनते हैं। उन्होंने फिर जो है वो एक बात कही है। בעוד מספר דקות नफीस अज़ारत पिनोई मकदिमा लेतोशवे। डेनियल हगारी कह रहे हैं कि कुछ ही मिनटों में हम बेरूत और अन्य जगहों पर रहने वाले लेबनान के नागरिकों को इलाका खाली करने के लिए नोटिस जारी करने वाले हैं। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह की आतंकवादी गतिविधियों को धन मुहैया कराने वाली जगहों के आसपास रहने वाले लोगों को तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। आने वाले कुछ घंटों में भारी तादाद में हम अपने लक्ष्यों पर हमला करने वाले हैं। आज शाम को अन्य ठिकानों पर हमला करेंगे। और इस चेतावनी के बाद वहां के जो रहने वाले थे उन्होंने इलाका खाली कर दिया। जी, इलाका खाली कर दिया है। और लेबनान की समाचार एजेंसी का कहना है मोहन की बेरूत, नबाती और टायर में अल-कर्द अल-हसन की शाखाओं को निशाना बनाया गया है। और हमले के बाद बेरूत में नुकसान का जायजा लेने एक आम शख्स पहुंचे, अहमद। उन्होंने क्या बताया, सुनिए। अहमद कह रहे हैं कि हमारा स्टोर यहाँ पर है और हमारे स्टोर और हमारी आजीविका रोजी रोटी खत्म हो गई है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने कल रात इसे निशाना बनाया। हमारा स्टोर वहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। और राजधानी बेरूत में ये भी लोग चाहते हैं कि लड़ाई तुरंत बंद हो जाए। मिशेलिन जबोर कह रही हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो। हर दिन हवाई हमलों और ड्रोन के साथ हमले होते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि किस दिन किसे निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कोई भी इलाका छूता नहीं छोड़ा। टोनी कह रहे हैं कि अमेरिकी दूत आ रहे हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। वो यहाँ 2 बार, 3 बार, 4 बार आ चुके हैं और 20 बार और आएंगे। ये सब वक्त की बर्बादी है। क्या वो हिजबुल्लाह के हथियार रखवा पाएंगे या हटवा पाएंगे? कुछ भी करो, ये सब दिखावा है। और जो लोग हैं वो भोले भाले हैं। और शायद जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि इसराइल ने ये हमले अमेरिकी दूत अमोस होचस्टिन के बेरूत पहुंचने से पहले किए। अमोस जो है वो इसराइल व हिजबुल्लाह के बीच महीने भर से जारी जंग को खत्म करने का रास्ता तलाशने के लिए बेरूत पहुंचे हैं। और अमोस होचस्टिन ने नबी बेरी से बात की है, जिन्हें प्रमुख शिया राजनेता के रूप में हिजबुल्लाह की ओर से बातचीत करने का काम सौंपा गया है। जी, और उधर अमेरिकी मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते इसराइल ने बाइडेन प्रशासन के सामने युद्ध विराम के लिए शर्तों की एक लंबी सूची रखी थी।
और बेरूत में होस्टीन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वो लेबनान में शांति लाने के इच्छुक किसी भी शख्स से बात करेंगे। I'm back here in Beirut today for discussions with the government of Lebanon, the Lebanese armed अमोच होस्टिन कह रहे हैं कि मैं लेबनान की सरकार, लेबनानी सशस्त्र बलों, अन्य राजनीतिक नेताओं और किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ चर्चा करने के लिए बेरूत आया हूं। वो लोग जो लेबनान को सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के नए रास्ते पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इच्छुक हैं, सक्षम हैं। मैंने अभी संसद सदस्य नबीह बेरी के साथ बेहद रचनात्मक बैठक की है। लेबनान की सरकार और उसके सभी नेताओं को दुनिया के समर्थन की जरूरत होगी और अमेरिका और हमारे सहयोगी उनका समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो पहले हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने और अब वित्तीय संस्थानों पर बमबारी और विशेष रूप से एक बैंक पर बमबारी। यहाँ पर हम पॉडकास्ट में शामिल कर रहे हैं फजल रहमान सिद्दीकी को, जो कि इस इलाके की राजनीति को समझते हैं। तो स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि पहले तो सैन्य ठिकाने, अब बैंक आ गए जो कि वित्तीय संस्थान है। इसे इस्राएल की नई रणनीति कहेंगे, कैसे समझेंगे इसे? देखिए, इजराइल का जितने भी असॉल्ट हैं, जो भी एक्शन हमें देखा है पिछले एक साल में, उनका सिविलियन टारगेट के साथ साथ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया है और इस बार उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया है। उनका कहना यह है कि हिजबुल्लाह जो है, इससे उसके फाइनेंस को मजबूती मिलती है, इससे अपने टेरर एक्टिविटीज को फाइनेंस करता है और इसके लिंक जो है ईरान से हैं, सीरिया से हैं। तो इसका सीधा साधा मकसद और ऑब्जेक्टिव यह है कि फाइनेंशियली हिजबुल्लाह को कमजोर करना है और जो पब्लिक के बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वजह से हिजबुल्लाह की जो पॉपुलैरिटी है, जो उनका एक्सेप्टेंस है, जो एड देते हैं, जो डोनेशन देते हैं, जो छोटे और बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, उसको खत्म करना है ताकि लोगों के बीच में और हिजबुल्लाह के बीच में दूरी बढ़े, हिजबुल्लाह फाइनेंशियली कमजोर हो और उसने जो अपने आप को एक पैरेलल स्टेट के तौर पे एस्टैब्लिश कर लिया है, उसको वीकेंड करना है। और उसका एक मकसद और भी है कि इजराइल को अपनी पूरी स्ट्रेंथ बताना है कि हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मिलिट्री जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम जहां भी हो, जब भी चाहें, हमारे पास फ्री हैंड है, हम जा सकते हैं। तो इसके 4-5 बेसिक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ये है कि उसके फाइनेंशियल सोर्सेज को ड्राई करना है और लोगों के बीच रिफ्ट पैदा करना है, जिससे हिजबुल्लाह लोगों की मदद करता है, वो करता है। तो उस चीज से लोगों के बीच में जो एक अलग तरह का जो इमोशनल अटैचमेंट है इस इकोनॉमिक मैकेनिज्म के जरिए, उसको खत्म करना है। अब देखिए, ये जो बैंक है अल कर्द अल हसन, हालांकि इस बैंक ने कहा है कि जितने भी जो लोग हैं जिनका पैसा इस बैंक में जमा है वो सब सुरक्षित है। इसने मतलब ये बात कही है। इस बैंक पर के प्रतिष्ठानों पर को नेस्तनाबूद करना, ये बात समझ में आती है। लेकिन इस बीच अमेरिकी जो दूत हैं वो लेबनान के अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जैसे कि एक आम लिसनर कह रहे थे कि वो 2 बार आ चुके हैं, 3 बार आ चुके हैं, तो वो करेंगे क्या? इनकी बात सुन कौन रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि अमेरिका का पूरा ऑब्जेक्टिव है कि अमेरिका को साबित ये करना है कि अभी भी अगर कोई ऑनेस्ट ब्रोकर है और मीडिएटर है तो वो है अमेरिका। दूसरी बात, उसको ये बताना है कि हिजबुल्लाह जो इनका जो मकसद है सिर्फ आने का, वो लेबनान को पैलेस्टाइन से अलग करके देखना चाहते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले अभी लेबनान और इजराइल के बीच एक बहुत बड़ा मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ था। उसमें ये जो अभी फिलहाल जो इन्वॉय हैं बहुत ही आगे थे, फ्रंट पे थे। तो इनका मकसद ये है कि पहले पैलेस्टीनियन और या हमास या गाजा के जो वार उस फोल्ड से लेबनान को अलग लाना है, उसको प्रोजेक्ट करना है कि लेबनान की अपनी क्राइसिस अलग है, हिजबुल्लाह की क्राइसिस अलग है, वहां पे जो पॉलिटिकल क्यास है, इनस्टेबिलिटी है, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं हुए हैं, उन सारी चीजों में बात करने आए हैं। और उनको लगता है कि अगर ये चीजें सक्सेस हो गई तो कहीं ना कहीं से लेबनान को ये जो पूरा बड़ा चक्रव्यूह है, ईरान का, हिजबुल्लाह का, सीरिया का और हमास का या गाजा का, उससे निकालने की कोशिश है। लेकिन आपने ये सही कहा कि करेंगे क्या वो, मतलब इस तरह की चीजें चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी वो चेंज नहीं हो रही है, इसलिए कि दोनों की जो शरायत है, जो दोनों की कंडीशन है, बहुत ही टफ है और हार्श है। लेकिन अमेरिका मेरे ख्याल में बार बार इसकी कोशिश ये है कि इससे पहले कोई दूसरा पावर इंटर करे, हमें इन चीजों को होल्ड करके रखना है, अपने वर्चस्व को, अपनी मीडिएटिंग जो पोजिशनिंग है उसको करके, और ये बताते रहना है कि वर्ल्ड में अभी भी मिडिल ईस्ट में कुछ भी है, उसके असल जो है
हम ही उसके प्रिंसिपल एक्टर हैं, चाहे किसी भी कैपेसिटी में हो। एक और यात्रा का जिक्र कर देते हैं। समाचारों में हमने सुनाया और बताया कि जो ब्लिंकन है, एंटनी ब्लिंकन, वो भी मध्य पूर्व की मतलब के देशों के दौरे पर निकल गए। अब एक दूत लेबनान में और मध्य पूर्व के दौरे पर ब्लिंकन। अब आप मतलब वो उनके लिए क्राइसिस, वो 11वीं बार विजिट पर आ रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि ब्लिंकन साहब चाहे 11वीं बार आ जाए चाहे 15 बार आ जाए, वो पिछले तकरीबन एक साल से साथ बताया कि हर महीने तक में एक विजिट करते हैं। लेकिन इस बार की विजिट का उनका मुद्दा दूसरा है। उसके 2-3 चीजें हैं। पहली बात, उनको ये लग रहा है कि अब ये जो हमास है जिसको हम प्रेशराइज कर सकते हैं, ये पोस्ट सिनवार हमास है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका और इजराइल पे एक नए तरह का प्रेशर आ गया है कि अब क्या, आपने मोस्ट वांटेड को, जो आपका मास्टरमाइंड था, जो आर्किटेक्ट था, आपने मार दिया उसको। अब आखिर ये सीजफायर, ये वार कब एंड होगा? तो एडिशनल प्रेशर को वो कैटर करने आए हैं, एडजस्ट करने आए हैं। और चौथी चीज, तीसरी चीज ये भी है, उनको लगता है कि सिनवार के जाने के बाद हमास अंदर से वीक हो गया है, तो अब उनके ऊपर कुछ प्रेशर, कुछ शर्तों को इंपोज करना आसान होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूंसी, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको भी ये बताने की कोशिश है कि मिडिल ईस्ट में हमने उसको अबेंडन नहीं किया है, ये हम अभी भी वहां पे पावरफुल हैं, एक बहुत इन्फ्लुएंशियल एक्टर है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस विजिट से कुछ होने वाला है, इसलिए कि हमास भी अपनी पोजीशन है और दूसरे लोग भी, चाहे इजराइल हो, उसका भी अपना एक ऑब्जेक्टिव है। तो इस विजिट का कोई भी हल नहीं है। ये 11वीं होगी, फिर आप करेंगे 12वीं, फिर 13वीं, इसी तरह से चीजें होती रहेंगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका का जो प्रशासन है, जो बाइडेन एक्टिव हैं और दूत भी इधर भी हैं उधर भी हैं, लेकिन आने वाले वक्त में कोई इसका कहीं कोई संघर्ष विराम दोनों फ्रंट पर कुछ दिख रहा है, या ऐसे ही निकल जाएगी बात? नहीं, कोई संघर्ष विराम की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि न किसी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, न हमास के पास ब्लूप्रिंट है, न इजराइल के पास ब्लूप्रिंट है। इजराइल कब ये बताएगा कि हमने एलिमिनेट कर लिया, हमने जीत लिया? अभी गाजा का कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, गाजा पे किसकी हुकूमत होगी, गाजा नॉर्थ साउथ में क्या होगा, इजराइल के अपने व्यूज हैं, अमेरिका के अपने व्यूज हैं, जो अरब रूलर्स उनके अपने व्यूज हैं, हमास के अपने व्यूज हैं। इतनी चीजें कॉम्प्लेक्स हैं और इतना भयंकर ये स्टेलमेट बना हुआ है कि कहीं से कोई स्कोप नहीं है, न नेगोशिएशन का न रेजोल्यूशन का। मुझे लगता है कि वॉर ऑफ एट्रिशन कहते हैं, ये धीरे धीरे ऐसे चलता रहेगा, ऑफ ऑन अनलेस कोई बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़ा कुछ विजडम प्रिवेल हो, या बहुत बड़ा कोई मेजर वर्ड पावर या स्ट्रक्चर में चेंज आए, तभी हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं। डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी, इस पॉडकास्ट में लाइव शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की जो हमारी लीड खबर है, वो लीड खबर यही है कि जिस तरह से लेबनान पर शायद भारी बमबारी की गई और जो अमेरिका के दूत वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो दूसरे एंटनी ब्लिंकन का जो दौरा शुरू हो रहा है, इन सब के आखिरकार क्या मायने हैं? ये जंग आखिरकार कहाँ जा रही है और इसका आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchindi.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। और अब पॉडकास्ट में आगे आप क्या सुनेंगे? ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसका एक्सपांशन भी हो रहा है, उसका एजेंडा का भी एक्सपांशन हो रहा है और इसका महत्व धीरे धीरे बढ़े जा रहा है। ये किस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं सोशल मीडिया का। मोहन, यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारा ये पॉडकास्ट इस वक्त लाइव है। अगर मैं यूट्यूब पर कमेंट्स की बात करूं तो कई लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। 4,500 से ज्यादा लोग हमारे यूट्यूब पर इस वक्त लाइव हैं। मनोहर चमोली मनु कहते हैं, फजलुर रहमान सिद्दीकी का अध्ययन काबिले तारीफ है, इन्हें बुलाते रहिएगा। सुरेंद्र सिंह सवाल पूछ रहे हैं, क्या युद्ध बंद होगा?
फजल रहमान ने इसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया है। सुरेंद्र जी, अगर मैं बात करूं, मेघा पेगवाल, सबा, मंजीत कौर, साक्षी विकास हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं। इसके अलावा राज उपाध्याय जो है वो नेपाल से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। नवनीत मिश्रा कहते हैं कि लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच बनी सहमति का क्या होगा। तो नवनीत जी थोड़ा रुकिए, इस पॉडकास्ट को सुनिए और इस पर हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। यही टिप्पणी उन्होंने इस पे भी की है फेसबुक पर। मुझे लगता है कि एक साथ एक ही टिप्पणी दोनों प्लेटफॉर्म पर कर देते हैं। तो मदनलाल लमूरिया लिख रहे हैं कि अमेरिका की नीति हथियार बिक्री की रही है और ये सफल भी रही है। श्रीकांत सिंह कह रहे हैं युद्ध क्यों नहीं रुकेगा, बहुत अच्छी तरह से शायद प्रिंटिंग मतलब लिखना कुछ चाहते थे। बेबी सिंह गुर्जर हमें सुन रही हैं। सत्यनारायण गुप्ता कह रहे हैं कि भारत और चीन के बीच शांति और सद्भाव के साथ रहने के अलावा विकल्प और है भी क्या। इसके अलावा रामचंद्र कुमावत कह रहे हैं कि मोहनलाल जी BBC हिंदी के प्रसारण के समय को आधे घंटे की बजाय 40 मिनट का कर देना चाहिए। निरुपम वाजपेयी कह रहे हैं चीन की स्थिति पर आंख बंद करके विश्व नहीं किया जा सकता। और बाकी जो कमेंट्स हैं, हीरालाल रॉय कह रहे हैं हमास इसराइल पर बिना सोचे समझे हमला कर दिया, दूरगामी भविष्य के परिणामों के बारे में नहीं सोचा। और कुलदीप सिंह जाखड़ की देखी टिप्पणी थी, लेकिन वो हिजबुल्लाह से लेबनान के लोग भी परेशान हैं, लेबनान को कमजोर करने वाला हिजबुल्लाह ही है। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। बढ़ते हैं मोहन पॉडकास्ट के अगले पड़ाव की तरफ, और ये पड़ाव बड़ा अहम है क्योंकि भारत और चीन जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है दोनों के बीच यानी LAC, उस पर सैनिकों की पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौते पर सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में रूस जाने से पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है। The agreement that has been reached, let me restate what I said earlier. भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री कह रहे हैं कि पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर के साथ सैन्य स्तर पर भी बातचीत हो रही थी और इसी का परिणाम है कि दोनों देश LAC पर सैनिकों की गश्त को लेकर एक समझौते पर पहुंचे हैं। उम्मीद है कि इस समझौते के बाद भारत चीन सीमा से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटेंगे और साल 2020 में LAC पर जो विवाद हुआ था उसका समाधान मिल सकेगा। तो 22 से 23 अक्टूबर के बीच जो है रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शिरकत करने जा रहे हैं और शी जिनपिंग और मोदी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी या नहीं, इसकी पुष्टि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नहीं की है। मोहन, शायद ये खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि गलवान की जो मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद से ही सीमा पर चीन और भारत के बीच के जो सैनिक हैं उनके बीच तनातनी काफी बढ़ गई थी और दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उसमें भी काफी बहुत ज्यादा तल्खी देखने को मिली थी। पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से दोनों सैनिक आमने सामने हो गए थे, तो सवाल ये उठता है मोहन कि दोनों देशों के बीच इस फैसले से क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि दोनों देशों के रिश्ते अब सामान्य बनने की ओर हैं, और क्या, क्योंकि ये टाइमिंग बड़ी अहम है मोहन, ब्रिक्स सम्मेलन है परसों से, कल से शुरू हो गया है, 2 दिन का सम्मेलन है, तो क्या ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ऐसा समझौता होना कोई संकेत है? इन्हीं सभी सवालों पर और इनके जवाब जानने की मैंने कोशिश की है कलिंगा इंस्टीट्यूट में इंडो पैसिफिक स्टडीज के फाउंडर और चेयरमैन प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा से। ये दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो सामान्य बनने के लिए समय लगेगा, मगर मैं ये कहूंगा कि ये एक बढ़िया शुरुआत है, क्योंकि 4 साल से ये समस्या था और समाधान नहीं हो पा रहा था और पिछले कई हफ्तों में डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे जो बातचीत हुई है उसका नतीजा अभी सुनने को मिला, जिसमें एक एग्रीमेंट हो चुका है डिसएंगेजमेंट के लिए। तो ये खुशखबरी है, मगर सिर्फ एक एग्रीमेंट साइन करने के बाद तुरंत सारे नॉर्मलाइज हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, मगर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में ये एक पहला कदम माना जा सकता है। तो क्या ये भी माना जाएगा कि अभी गश्त की बात हुई है, लेकिन जो ईस्टर्न लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं डटी हुई हैं, क्या आगे माना जाएगा वो हटेंगी भी? अभी जो खबर है उसमें दोनों देशों के बीच एक सहमति हुई है कि डिसएंगेजमेंट करें
सो डिसएंगेजमेंट और दोनों देशों में जो पेट्रोलिंग होता है उसके ऊपर अगर समझौता हो गया है तो कुछ एरिया में तो डिसएंगेजमेंट हो चुका है, कुछ एरिया में होना था। जैसे पिछले महीने अपना आर्मी चीफ भी ये एक संदेश में कहे थे कि लो हैंगिंग फ्रूट तो रिजॉल्व हो गया और कठिन समस्याएं आने वाले दिनों में उसका समाधान होने का संभावना है। तो ये जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है इसमें लगता है कि कई सारे मुद्दे पर समझौता हो चुका है और ये एक बहुत खुशखबरी है चाइना के लिए भी, इंडिया के लिए भी और इंडो पैसिफिक एरिया के लिए भी। जी, ब्रिक्स होने वाला है, लेकिन उससे पहले ऐसा होना, मतलब क्या आपको लगता है कि ये कोई एक मौका था जिसकी वजह से ये हुआ? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे बातचीत तो कई सालों से चल रहा है, मगर अभी ब्रिक्स मीटिंग में जो एक संभावना है कि भारत का प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग चाइनीज लीडर का मुलाकात हो सकता है, तो ये समझौता का अनाउंसमेंट हुआ है तो वो मुलाकात होना स्वाभाविक है और शायद पॉसिबल भी है। तो ये एक कोइंसिडेंस मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है इसलिए जल्दी जल्दी दोनों देशों के साथ बातचीत होके ये अनाउंसमेंट हो गया है, ऐसा नहीं है, ये कोइंसिडेंस है। मगर ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसका एक्सपांशन भी हो रहा है, उसका एजेंडा का भी एक्सपांशन हो रहा है और इसका महत्व धीरे धीरे बढ़े जा रहा है। तो भारत और चीन के बीच में जो भी मतभेद था बॉर्डर को लेके उसका समाधान होने जा रहा है, एटलीस्ट पेट्रोलिंग के बारे में और डिसएंगेजमेंट के बारे में। तो ये ब्रिक्स के लिए भी एक खुशखबरी है, ब्रिक्स को आगे बढ़ाने में ये काफी मदद करेगा। इंडिया चाइना के अगर रिश्ते सामान्य होते हैं तो क्या माना जाए कि ब्रिक्स जो है वो बहुत मजबूत होगा? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ब्रिक्स का जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं उसमें भारत और चीन दोनों मेंबर हैं और ब्रिक्स को अगर एक अच्छी ढंग से एक शेप दिया जाए और ब्रिक्स में जिस तरह से इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई टाइप का मेंबरशिप बढ़ गया है, तो ब्रिक्स को आगे बढ़ना है। तो ब्रिक्स के जो एक मौलिक तौर पे जो देश हैं चाइना और भारत, इनके बीच में अगर समझौता नहीं होगा तो ब्रिक्स आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसीलिए ये ब्रिक्स के लिए मैं कहूंगा कि एक अच्छा कदम है। भारत चीन के रिश्ते अब कैसे होंगे, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे थे प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा। और शायद कल एक बड़ी खबर भारत से थी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में कल रात एक चरमपंथी हमला हुआ जिसमें कि एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मारे गए अधिकतर लोग मजदूर थे जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप में रह रहे थे। जी, ये श्रीनगर सोनमर्ग रोड है, उस पर गगनगीर एक जगह है, उसके नजदीक जेड मोड़ सुरंग का निर्माण चल रहा था। इसी के निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों के कैंप पर चरमपंथियों ने हमला किया था। इस घटना में मोहन तकरीबन 5 लोग घायल भी हुए हैं जिनका श्रीनगर के शेर कश्मीर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में इस हमले की निंदा की। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ स्थानीय जो उस जेडमोर टनल पर काम कर रहे थे, कल मौका वारदात पर डीजीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान गए थे। मैं खुद भी आज स्किम्स में घायल लोगों को देख के आया और अभी एक मृतक परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिला। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो ये थे मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले को कायरतापूर्ण बताया और निंदा की। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि जितनी निंदा की जाए कम है। देखिए, मैं जहां तक ताल्लुक है इस हादसे की, इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है। जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे ताकि वो इस हादसे को बर्दाश्त करें, जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, मोहन, तो मारे गए लोगों में बिहार से जो हैं वो फहीम नसीर, मोहम्मद हनीफ और कलीम थे। वहीं शशि अब्रोल जम्मू से, अनिल शुक्ला मध्य प्रदेश से और गुरमीत सिंह पंजाब से थे। और जिस स्थानीय डॉक्टर की मौत की बात कही जा रही है उनका नाम डॉक्टर शाहनवाज डार है जो कि बडगाम के रहने वाले थे। मारे गए डॉक्टर के बेटे मोहसिन शाहनवाज डार ने समाचार एजेंसी ANI से बात की है।
मेरा पापा एक ऑनेस्ट पर्सन माना जाता है इस एरिया में, जो अपनी ड्यूटी खत्म करके वहाँ सोरा में कैजुअलिटी में होता था, वहाँ देखता था अपने एरिया का कोई बंदा मत है, मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकूं। मेरा पापा, उसने मुझे 10th के बाद इंसिस्ट किया आप मेडिकल ले लो। मैंने बोला पापा मेरा कोई मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक IAS ऑफिसर बनना। मेरे पापा ने बोला मैंने ठान ली है, मैं आपको एक IAS ऑफिसर बनाऊंगा। लेकिन कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेंबर्स को संभालूं, मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। अब मेरी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि वो आए, SSP से मैं गुजारिश करता हूं, SP साहब से गुजारिश करता हूं, DC साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ आए, मेरे इस ख्वाब पर वो ध्यान दे कि ये बच्चा क्या करना चाहता है, मेरा ख्वाब जाया नहीं होना चाहिए। तो शायद ये तो जो मारे गए डॉक्टर उनके बेटे की आवाज़ हम सुन रहे थे। केंद्र शासित राज्य बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई सरकार बनी और जिसके बाद से ये सबसे बड़ा चरमपंथी हमला है। और इससे पहले 18 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के शोपिया ज़िले में एक व्यक्ति का, अशोक चौहान का शव मिला था, जिसके शरीर पर गोलियों के निशान थे और वो बिहार के रहने वाले थे। तो आज BBC हिंदी के इस न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल यानी कि मंगलवार को। मुझे और मोहम्मद शाहिद को दे विदा। हम विदा ले रहे हैं, लेकिन bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। कल फिर से मुलाकात होगी। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।